बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बुनियाद शेर शाह सूरी ने रखी। शेर शाह सूरी ने हुकूमत मुगलों से छीनी थी। कमीशन के एग्जाम में जितने भी सवाल बनते हैं सूरी डायनेस्टी के हवाले से वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सूरी डायनेस्टी का जो टेन्योर है वो 1540 से लेके 1555 तक का है। इनकी हुकूमत रही। सूरी डायनेस्टी जो थी 1540 में शुरू होगी और 1555 तक ये रहेगी। इसकी बुनियाद शेर शाह सूरी ने रखी थी। किसने रखी थी? शेर शाह सूरी ने इसकी बुनियाद रखी। इसका जो फाउंडर था, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन था, तो शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी के बारे में बहुत सारे सवाल बनेंगे। इसका टोटल 5 साल का टेन्योर था शेर शाह सूरी का खुद का। सूरी डायनेस्टी 15 सालों तक चली, 40 से 55 तक। लेकिन शेर शाह सूरी जो फाउंडर था सूरी डायनेस्टी का, इसका टेन्योर 5 साल पे मुहित है। लेकिन इसने 5 साल में जो कारनामे किए, हिंदुस्तान में जो रिफॉर्म्स की, जो काम किए, वो मुगलों के 300 साल में इतने काम नहीं हुए जितने शेर शाह सूरी ने 5 साल में कर दिए। तो वो सारे हम देखेंगे। तो शेर शाह सूरी के बारे में सवाल जो बेसिक बनता है वो यही बनता है कि इसका असल नाम क्या था। तो शेर शाह सूरी का असल नाम जो था वो फरीद खान था। फरीद खान इसका असल नाम था। पठान था बेसिकली ये। और इसके वालिद का नाम था हसन खान। हसन खान, इसके वालिद का क्या नाम था जी? हसन खान। फरीद खान इसका असल नाम था। तो फरीद खान साहब जो थे ये 1540 में, आपको पता है, मुगल अंपायर चल रहा था हिंदुस्तान में, मुगलों की हुकूमत थी और नसीरुद्दीन हुमायूं जो था हुकूमत में था। तो ये जो फरीद खान था या शेर शाह सूरी जो था, ये मुगलों का एक जर्नैल था। मुगल हुकूमत का, मुगलों की जो आर्मी थी उसका एक जर्नैल था। शेर शाह सूरी का टेन्योर भी लिख लें, 1540 से लेके 1545 तक ये रहेगा शेर शाह सूरी साहब जो है। तो ये मुगलों का ही एक जर्नैल था। तो इसने मुगलों से अलग होके, ये देखें जी, ये हमारे पास दिल्ली है, ये आगरा है, और ये हमारे पास ससराम का इलाका है, ससराम का इलाका। तो शेर शाह सूरी ने मुगलों से अलग होके ससराम के अंदर अपनी हुकूमत बनाई थी। ससराम का एक छोटा सा इलाका था, वहां पे इसने अपनी हुकूमत बनाई और ये मुगलों से अलग हो गया। मुगलों से अलग हो गया और फिर इसकी आगे चल के मुगलों के साथ जंगें होंगी। तो 1539 के अंदर लिखें जरा, बैटल ऑफ चौनसा। बैटल ऑफ चौनसा होगी 1539 के अंदर। हुआ ये कि यहाँ गौर का इलाका था, बंगाल वाली साइड में, या बंगाल भी इधर ही है। गौर का इलाका था जो कि दिल्ली हुकूमत या जो आगरा हुकूमत थी, मुगलों की हुकूमत का कैपिटल आगरा था हुमायूं के दौर में। तो हुमायूं साहब यहाँ हुकूमत में थे, तो हुमायूं के अंडर कुछ इलाका था गौर का। तो इसने क्या किया, फरीद खान ने गौर के इलाके पे हमला करके उसे अपने अंडर कर लिया, उस पे कब्जा कर लिया। अब जब ये बात आगरा में बैठे हुमायूं को पता चली, तो वो हुमायूं यहाँ से आर्मी लेके गया अपने इलाके को आजाद करवाने के लिए। कौन से इलाके को? गौर के इलाके को। तो हुमायूं साहब यहाँ से आर्मी लेके पहुंचे गौर के इलाके में। तो फरीद खान ने क्या किया, शेर शाह सूरी ने क्या किया, उसकी जो सप्लाई लाइन थी दिल्ली के साथ या आगरा के साथ, उसे काट दिया और हुमायूं को घेर लिया। हुमायूं को घेर लिया एक ट्रैप में, और हुमायूं ये जंग बुरी तरह से हार गया। बैटल ऑफ चौनसा जो हुई ये हुमायूं के दरमियान में हुई और साथ में शेर शाह सूरी के दरमियान में हुई। शेर शाह सूरी के दरमियान में हुई। तो ये जो जंग थी, ये जिसे हमने कहा बैटल ऑफ चौनसा 1539 में जो हुई, ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान में हुई। हुमायूं जंग हार गया, शेर शाह सूरी ये जंग हार गया। हालांकि लड़ने के लिए हुमायूं गया था इधर से वहां पे। उसके बाद क्या हुआ जी, शेर शाह सूरी साहब जंग जीत गए, हुमायूं जंग हार गया। हुमायूं अपनी जान बचा के भागा। हुमायूं अपनी जान बचा के भागा और दरियाए गंगा के अंदर इसने छलांग लगाई। दरियाए
गंगा में छलांग लगाई अपने घोड़े के समेत, और वहां से फिर इसे एक निजाम सक्का था पानी पिलाने वाला, उसने इसकी जान बचाई थी हुमायूं की। फिर वो जो 2.5 दिन की बादशाह है कि हुमायूं ने कहा था उस सक्के को कि अगर मैं दोबारा अपने तख्त हासिल करने के काबिल हो गया तो मैं तुझे 2.5 दिन के लिए बादशाह बनाऊंगा। फिर हुमायूं ने बुला के उस सक्के को, जब इसे दोबारा हुकूमत मिलेगी तो ये क्या करता है, उसे 2.5 दिन के लिए बादशाह देता है, बादशाह बनाता है। तो इस तरह से बैटल ऑफ चौंसा हुई शेरशाह सूरी की हुमायूं के साथ। उसके बाद इससे आगे चल के जंग होगी बैटल ऑफ कनूज। दिल्ली के साथ इलाका था कनूज का, इसे मैं रेज करता हूं। बैटल ऑफ कनूज, बैटल ऑफ कनूज ये होगी जी 1540 के अंदर, अगले ही साल, अगले साल। अब जो है ना शेरशाह सूरी साहब पूरी प्लानिंग करके अपनी तैयारी करके आएंगे। शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं के दरमियान में। तो ये जो जंग हुई बैटल ऑफ कनौज 1540 में, दिल्ली के साथ इलाका था कनौज का। तो ये जंग भी शेरशाह सूरी साहब जीत गए और हुमायूं साहब ये जंग भी हार गए। हुमायूं साहब जंग हारे और यहां से भागे अपने जो था वजीर उसके साथ, बैराम खान के साथ, और उमरकोट से होते हुए अपने भाइयों के पास चले जाएंगे। तो उमरकोट से जब वो भाग के जा रहे होंगे तो यहीं पे उमरकोट में 1542 के अंदर अकबर की पैदाइश होगी। 1542 के अंदर यहीं पे जो है ना जी हुमायूं का बेटा पैदा होगा, जिसका नाम आगे रखेंगे हम आगे चल के अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट उमरकोट में। तो अब अकबर द ग्रेट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, कहाँ पे पैदा हुआ? उमरकोट में, जो आज का मौजूदा सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन से साल में? 1542 के अंदर। तो इस तरह से हुमायूं चला गया। अब हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत है? हिंदुस्तान में अब सूरी डायनेस्टी शुरू हो जाएगी, शेरशाह सूरी की हुकूमत होगी 1540 से लेके 1555 तक। बैटल ऑफ कनूज के बाद शेरशाह सूरी हिंदुस्तान पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगा। तो इसे मैं रेज करता हूं। अब जरा देखते हैं हम सूरी डायनेस्टी के हवाले से सवाल कमीशन में कौन कौन से पूछे जाएंगे, इस्लाहात क्या की, इसके कारनामे कौन कौन से हैं, इसे मैं रेज करता हूं। सूरी साहब का जो टेन्योर है, शेरशाह सूरी साहब फाउंडर थे सूरी डायनेस्टी के। तो इसका जो टेन्योर है, इन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स की। रिफॉर्म्स में से हम एक ये देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहले लिखा जी जीटी रोड बनवाया। क्या बनवाया जी? जीटी रोड, जिसे हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। जी से ग्रैंड, टी से ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसे इसने नाम दिया था अपने दौर में जर्नेली सड़क का। इसने नाम दिया, जर्नेली सड़क का नाम दिया था, लेकिन बाद में फिर जीटी रोड कर दिया गया। ये जो रोड था जर्नेली सड़क, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? पिशावर है। क्या है जी हमारे पास? पिशावर है। और ये हमारे पास क्या है जी? बंगाल है। ये क्या है जी? हमारे पास बंगाल है। ये बंगाल से शुरू होता दिल्ली, दिल्ली से शुरू होकर ये पिशावर तक का रोड आता था, यहाँ तक। इसे आप कह सकते हैं कि बंगाल को मिलाया इसने अफगानिस्तान के साथ। काबुल तक जाता था ये रोड, काबुल तक। इसकी बहुत सारी शाखाएं थी। एक दिल्ली से दक्कन की तरफ जा रहा था, एक जो है आगरा से दिल्ली। इस तरह इसने जो है एक जाल बिछाया हिंदुस्तान के अंदर रोड्स का, रोड का इसने जाल बिछाया। और इस तरह से जो है इसने सिर्फ रोड नहीं बनाया, इसने अगर सिर्फ रोड की बात होती तो तारीख में शायद इन्हें याद ना रखा जाता। इसने रोड के साथ पता भी क्या किया? यहाँ पे इसने हर एक जो ना खास फासले के बाद इसने कुछ चौकियां बनवाई। मिसाल के तौर पे 10 किलोमीटर के बाद, 20 किलोमीटर के बाद इसने क्या बनाई? चौकियां बनवाई। चौकियों के ऊपर इसने आर्मी बिठाई, चौकियों के ऊपर आर्मी बिठाई। वहां मस्जिद बनवाई, सराय बनवाई। साथ साथ जब काफिले जा रहे होते तो उनके रुकने के लिए सराय, खाने पीने का बंदोबस्त, इवन एक हिंदुओं के लिए अलग से खाने का बंदोबस्त और मुसलमानों के लिए अलग से खुराक। आपको पता है मुसलमानों के लिए बहुत सारी चीजें हराम है, वो जिसे जो हिंदुओं के लिए हलाल है। उनके खाने पीने का इंतजाम, उनकी सराय, उनके पानी पीने का इंतजाम, कुएं खुदवाए। साथ में इसने जो है ना यहाँ पे पुलिस बिठाई ताकि रास्ते के ऊपर कोई डकैतियां ना हो जाए, जिस तरह चोरी होती हैं, लूट ना लिए जाए काफिलों को। इस तरह से इसने एक बेहतरीन किस्म का निजाम बनाया। इसके साथ साथ इसने अपने दौर का तेज तरीन डाक सिस्टम खड़ा किया। डाक सिस्टम, उस दौर का सबसे तेज तरीन जो डाक सिस्टम था, ये शेरशाह सूरी ने खड़ा किया। कैसे? देखें, पिशावर से घोड़ा लेके चलता खत को, वो अगली चौकी तक पहुंचा देता। अब घोड़ा आपको पता थक जाता है,
उसके बाद अगली चौकी के ऊपर एक और ताजा फ्रेश घोड़ा खड़ा होता, वो वहां से लेटर जो था उसे लेके अगली चौकी तक पहुंचाता। वहां से फिर आगे इस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसने दुनिया का बेहतरीन और तेज तरीन फास्टेस्ट जो था एक डाक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि उस दौर में आपको बताया कि तेज तरीन जो चीज थी वो घोड़ा ही था, उसके अलावा कोई जहाज वगैरह थी तो बाद में आपको पता इन्वेंट हुए। तो इस तरह इसने हिंदुस्तान का सबसे तेज तरीन डाक सिस्टम दिया हिंदुस्तान को इसने। तो जीटी रोड हो गया, और जो है ना जीटी रोड के हवाले से बनता है कि आज भी जो है ना ये जीटी रोड जो है ना कब से कहां से शुरू हुई, कहां तक, ये बंगाल से शुरू होकर पेशावर तक या काबुल तक जाता था। 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ थी। इसकी लेंथ कितनी थी? 2500 किलोमीटर लेंथ थी। आज भी इसका कुछ एरिया पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिसे हम N5 कहते हैं, जो तकरीबन 1819 किलोमीटर के करीब इसकी जो है ना लेंथ है। ये एरिया आज भी जो है ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जीटी रोड का ग्रैंड ट्रंक रोड, जर्नली सड़क कहिएगा आप इसे, तो ये इसका बहुत बड़ा कारनामा था। उसके अलावा इसने जो है ना रोहतास फोर्ट बनवाया, इसे मैं रेज करता हूं, रोहतास फोर्ट बनवाया इसने जेलम के अंदर। लिखे जरा रोहतास फोर्ट, रोहतास फोर्ट इसने बनवाया। ये कि ये पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे पास जेलम है, ये हमारे पास जेलम है। साल्ट रेंज में हमने पढ़ा था, साल्ट रेंज में मैंने आपको पढ़ाया था कि जेलम है। तो जेलम के अंदर इसने क्या किया जी, रोहतास फोर्ट बनवाया। रोहतास फोर्ट, रोहतास फोर्ट जो था बेसिकली यहाँ पे गखड़ एक कबीला मौजूद था, गखड़ कबाइल। वो हमले क्या करते थे बाकी इधर लाहौर पे और बाकी इलाकों के ऊपर, उन्हें रोकने के लिए शेर शाह सूरी ने क्या बनवाया, रोहतास फोर्ट बनवाया। और उसके अंदर 50,000 आर्मी को रखा, ताकि वो जो गखड़ के जो फैमिली के जो हमले हैं खानदान के, उन्हें रोका जा सके। तो इस तरह से रोहतास फोर्ट जो था, इसके बारे में याद रखिएगा, आज भी मौजूद है। पंजाब का सबसे बड़ा फोर्ट है रोहतास फोर्ट, साल्ट रेंज में है, और जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट झेलम के अंदर है रोहतास फोर्ट जो है। तो ये झेलम के अंदर, दरिया झेलम के किनारे पे भी आप इस तरह से भी पूछ सकता है, वो यहाँ से ऊपर से दरिया झेलम भी आ रहा है, दरिया झेलम के किनारे पे है हमारे पास रोहतास फोर्ट। तो ये तोडारमल ने बनवाया, तोडारमल। तोडारमल साहब जो थे ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे शेर शाह सूरी के, फाइनेंस मिनिस्टर थे जी ये, या रेवेन्यू मिनिस्टर कह लें इसे आप। तो शेर शाह सूरी के ये तोडारमल बेसिकली हिंदू था और बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट इंसान था, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट था। तो इसने जो है ना बड़ी रिफॉर्म्स की रेवेन्यू के हवाले से। तो इसी ने ही जो है ना क्या किया था, ये जो रोहतास फोर्ट था अपनी निगरानी में खड़ा होकर बनवाया। अगर पूछा जाए कौन से हुक्मरान ने बनवाया, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया। इसका जो साल है वो भी पूछा जा सकता है, 1542 के अंदर, 1542 के अंदर ये जो है ना आपका बना था रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट 1542 के अंदर बना, झेलम में शेर शाह सूरी ने बनवाया, या फिर तोडरमल का ऑप्शन आ जाएगा, तोडरमल का, तोडरमल का। यही तोडरमल आगे चल के अकबर का भी फिर रेवेन्यू मिनिस्टर बनेगा। असल में ये शेर शाह सूरी का था, असल में ये शेर शाह सूरी का जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर था। बाद में फिर अकबर भी इसे अपने पास बुला लेगा, कंपिटेंट इतना था ये। उसके बाद इसने रुपया करेंसी को लॉन्च किया, इसे मैं रेज करता हूँ। रुपया करेंसी जो आजकल आप यूज कर रहे हैं, बल्कि आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की भी रुपया करेंसी है, नीचे श्रीलंका हमने पढ़ा उसका भी रुपया करेंसी, मालदीव की रुपया करेंसी ऊपर हमने पढ़ा, नेपाल उसकी करेंसी रुपया है। तो ये रुपी जो है करेंसी है, किसने जो है ना ये शुरू की थी, रुपी करेंसी, ये शेर शाह सूरी ने लॉन्च की थी। रुपी करेंसी जो है ये शेर शाह सूरी ने लॉन्च की थी हिंदुस्तान में। इसके अलावा इसने रेवेन्यू के हवाले से बड़ी रिफॉर्म्स की। इसने बिग्घा स्कीम अनाउंस किया था, ये बिग्घा स्कीम, जो रेवेन्यू कलेक्शन है आजकल, तो जो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है ज़राई ज़मीन से, वो एकड़ के हिसाब से होता है। लेकिन इसने अपने दौर में बिग्घा स्कीम मुतारिफ कराया था कि 1 बीघे के ऊपर जो है हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। आजकल आपको पता है कि फिर उसी को मॉडिफाई करके उसी को आज तक हम चला रहे हैं। जो रिफॉर्म्स उसने की थी उन्हीं को हम आज तक उसी तरह से हम लेके चल रहे हैं। इसके अलावा जो है ना जी शेर शाह सूरी के हवाले में जैसे देखें तो मनसबदारी सिस्टम के बारे में पूछा जाए, किसने इंट्रोड्यूस करवाया मनसबदारी सिस्टम, वो भी शेर शाह सूरी साहब ने करवाया मनसबदारी। मनसबदारी सिस्टम ये फ्यूडल सिस्टम था बेसिकली, आप इस तरह कह सकते हैं, जागीरदाराना निजाम। जिस तरह इसकी जो कैबिनेट थी, उसने कैबिनेट के जो लोग थे उन्हीं को जो इख्तियारात दिए,
फैसला करने के इख्तियारात, उनके जो है ना जी प्रोटोकॉल्स, उनकी तनख्वाहें, उनका एक प्रॉपर एक जो है ना जी एक स्ट्रक्चर बनाया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मनसबदारी सिस्टम कहेंगे। तो मनसबदारी सिस्टम जो है ये भी शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा मेरे ख्याल से बस यही मैक्सिमम आम के सवाल बन सकते हैं शेरशाह सूरी के हवाले से। तो शेरशाह सूरी की वफात के बारे में हम अब देख लेते हैं। तो शेरशाह सूरी की जो वफात है, कलिंजर का किला था जी, कलिंजर का, इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप कलिंजर, किलिंजर के किले के ऊपर जो है ना बमबारी जारी थी, उसे फतह करने के लिए शेरशाह सूरी गया हुआ था। तो कहा जाता है कि एक गोला इसके करीब आके फटता है, या जो जिस बारूद खाने से ये बारूद फेंक रहे होते हैं वो फटता है, उसी के अंदर जो है ना शेरशाह सूरी जख्मी हो जाता है और कुछ दिनों के बाद जो है ना फौत हो जाता है। किलिंजर का किला तो ये फतह कर लेता है, इसके जो लोग होते हैं उस किले को तो फतह कर लेते हैं, लेकिन ये अपनी जिंदगी हार जाता है। और ये ससराम में ही दफन है, अपने आबाई गिरा के ससराम के अंदर दफन है। ससराम का ये रहने वाला था, बार बार पूछा जाएगा पेपर में, ये कहाँ का रहने वाला था, ये ससराम का रहने वाला था। ससराम लिखिएगा जी, ससराम से ये निकला था और वहीं पे ये दफन है। उसके बाद इसका बेटा जो था इस्लाम शाह सूरी, उसने हुकूमत संभाली। इस्लाम शाह सूरी ने, इसे मैं रेज करता हूँ, इंतहाई निकम्मा, जितना बाप काबिल था उतना ही बेटा निकम्मा था। उसके बाद इसके बेटे ने जो था इस्लाम शाह सूरी, बस इसके बारे में और कुछ नहीं याद रखना आपने, बस ये याद रखना है कि शेरशाह सूरी के कौन से बेटे ने शेरशाह सूरी के बाद हुकूमत संभाली। तो इस्लाम शाह सूरी था। फिर पूछा जाएगा सूरी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान कौन था। तो सूरी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान आदिल शाह सूरी था। आदिल शाह सूरी जो था, ये सूरी डायनेस्टी का आखिरी हुक्मरान था। कब? 1556 के, 1555 से लेके 1556 तक ये रहा आदिल शाह सूरी। इससे पहले वो था सिकंदर शाह सूरी था, जिसके साथ हुमायूं की जंग होगी और हुमायूं दोबारा से उसे शिकस्त देके हुकूमत पे कब्जा करेगा इस्लाम शाह सूरी से। आखिरी जो हुक्मरान है ये पूछा जाएगा, पहला और आखिरी हुक्मरान पूछा जाता है किसी भी डायनेस्टी का, तो ये इस्लाम शाह सूरी था। हाँ जी, इस्लाम शाह सूरी। तो ये कुछ अरसे के लिए रहा बराए नाम। इस्लाम शाह सूरी तो बेटे का नाम था ना, आखिरी हुक्मरान जो था वो आदिल शाह सूरी था, आदिल शाह सूरी। तो ये सूरी डायनेस्टी थी, इसके बारे में जो है ना जी यही सवाल बन सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कवर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।